हेलो एवरीवन। विजन आईएएस का जो डॉक्यूमेंट है पी टी 365 इसमें से हम लोग सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर दे रखी हैं मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक इन सारी स्कीम्स को हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स देखो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। मेंस में जनरली जो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं वो जीएस पेपर 2 और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर पूछी जाती हैं, और प्रीलिम्स के अंदर भी 2 से 4 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी पूछती है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो हम लोग इस डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे इस पर्सपेक्टिव से कि अगर कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जो स्कीम्स हम पढ़ेंगे उसमें से कोई भी या कैसी भी तरह की आपकी गलती ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, जो कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा पीटी 365 का। इसके अंदर जो भी स्कीम्स गिवन हैं, जितने भी कंपोनेंट्स गिवन हैं, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड उन स्कीम्स को, उन कंपोनेंट्स को सबसे पहले देखेंगे। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे नज़र डालो तो ये सबसे पहले दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसके अंदर ये इस तरीके के कुछ 19 कंपोनेंट्स गिवन हैं। इन सारे के सारे 19 कंपोनेंट्स को हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले स्कीम जो हमें डिस्कस करनी है वो हमें डिस्कस करनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। लेकिन इस स्कीम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले कुछ हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड। तो क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांच है। ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है, मतलब टॉप लेवल की बॉडी है, इससे ज़्यादा बड़ी कोई भी बॉडी नहीं है। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन या लॉज जो बनाए जाते हैं वो इसी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं। यही आप कह सकते हो, यही बॉडी जो है इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड रूल्स को बनाना, रेगुलेशंस को बनाना और लॉज को बनाने का काम और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम यही बॉडी देखती है। ये जो मिनिस्ट्री है इसका काम जनरली 3 ब्रॉड एरियाज़ को सर्व करने का है। सबसे पहला एग्रीकल्चर, दूसरा फूड प्रोसेसिंग, और तीसरा है वेरियस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बॉडीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को इंश्योर करना। तो एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, एक बारी पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल मीनिंग फूड प्रोसेसिंग का होता है जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करा जाए किसी भी और फूड आइटम में, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। सिंपल मतलब अगर हम लोग कहें किसी भी रॉ मटेरियल को अगर आप फिनिश्ड प्रोडक्ट में अगर आप कन्वर्ट कर दो तो वो एग्जांपल बन जाता है फूड प्रोसेसिंग का। अगर हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करें, अगर आप जैसे वीट को फ्लोर में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप वीट को आटे के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो ये एक एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वीट था वो एक तरीके का क्रॉप था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, आपने उसको फूड में कन्वर्ट करा, मतलब फ्लावर में कन्वर्ट करा। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है ग्राइंडिंग ग्रेन टू मेक रॉ फ्लावर। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। और उस फ्लावर से क्या होगा, आप होम कुकिंग कर सकते हो, मतलब आप चपाती रोटी बना सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम वन स्टेजेस टू अनदर। कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो इस मिनिस्ट्री को 1947 के अंदर फाउंड करा गया था। हेडक्वार्टर्स इस मिनिस्ट्री का है न्यू दिल्ली के अंदर, और जुरिस्डिक्शन का मतलब है, मतलब इस मिनिस्ट्री की जो पावर एंड अथॉरिटी है वो इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर लागू होती है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। एनुअल बजट जो इस मिनिस्ट्री का है वो है ऑलमोस्ट 1,42,762 करोड़ रुपीज़, या अगर हम लोग कहें ऑलमोस्ट $20 बिलियन। इस मिनिस्ट्री के अंदर देखो 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक है
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और थर्ड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की साइट पे जाते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी जो करंट यूनियन मिनिस्टर हैं जो इस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अभी इस मिनिस्ट्री के। इनके अलावा 2 मिनिस्टर और हैं, श्री परषोत्तम रूपाला ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इस मिनिस्ट्री के पार्ट हैं, दूसरे हैं श्री कैलाश चौधरी, ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो इसको लीड कर रहे हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट दे रखी थी तो हमने देख लिया। अगर हम लोग इस मिनिस्ट्री के ओरिजिन की बात करें तो देखो हुआ क्या था। जून 1871 में इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स थे उनको देखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट सेट करा। उस डिपार्टमेंट का या उस टाइम की आप इस मिनिस्ट्री को कह सकते हो कि उसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, इसको सेटअप करा गया था सबसे पहले जून 1871 में। आप इसको फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह सकते हो प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब इंडिया में आज़ादी से पहले अगर एग्रीकल्चर मैटर्स को देखने के लिए कोई मिनिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी थी तो उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। एक बात इंपॉर्टेंट और, जब तक ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स सेटअप नहीं हुआ था तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोई भी मैटर था हमारे इंडिया में वो होम डिपार्टमेंट देखता था। मतलब एक तरीके से उस टाइम की जो होम मिनिस्ट्री थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स को देखती थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया ब्रिटिशर्स ने, 1871 के बाद 10 ईयर्स जब हो गए कंप्लीट तो 1881 में ये जो एक डिपार्टमेंट सेटअप करा गया, इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का नाम चेंज कर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर रखा गया। मतलब कॉमर्स वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया 10 ईयर्स के बाद। अब हुआ क्या, जब ये डिपार्टमेंट सेटअप हुआ तो इसको बड़े सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। मतलब हालांकि इस डिपार्टमेंट में जो नेम था वो रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर था लेकिन इसको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, जैसे एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स को डिपार्टमेंट देखेगा, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स को और रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स को। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू को वाइड रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस दी गई एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स को देखने के लिए। 1947 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था इसका नाम फिर से एक बार चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिया की जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसकी नीड्स को रियलाइज़ करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को रीनेम करा गया। कब, अगस्त 2015 के अंदर। और फाइनली इस मिनिस्ट्री का नाम रखा गया मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, जो अभी करंट नेम है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स 1871 के अंदर। उसके 10 ईयर्स बाद इसका नाम चेंज हुआ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर। फिर 1947 के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इसका नाम चेंज हुआ फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो नाम चेंज हुआ जो इसका आज तक प्रेजेंट नेम है वो है मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये नाम कब रखा गया था, अगस्त 2015 के अंदर, फार्मिंग कम्युनिटी की नीड्स को रियलाइज़ करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर 2 अगर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की हम लोग बात करें, वैसे तो हमने देखा था कि 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये 2 डिपार्टमेंट सिर्फ नहीं होते हैं, 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज भी होता है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये है डिपार्टमेंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट इसका। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इन दोनों डिपार्टमेंट के बारे में भी एक बार हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, इस डिपार्टमेंट को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे मिलती हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहाँ पर मेंशन है। तो देखो, एक बिजनेस रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। इन रूल्स में इस डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, फंक्शंस के बारे में गिवन है। इस डिपार्टमेंट के अंदर देखो, ये जो कॉपरेशन वर्ड मेंशन है ना, तो इसका मतलब है, कॉपरेशन का मतलब यहाँ पर ये डिपार्टमेंट एम करेगा कि फार्मर्स की कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उनको प्रमोट करा जाए। कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब कॉमन इकोनॉमिक, कल्चरल या सोशल आस्पेक्ट को, ठीक है, इकोनॉमिक, कल्चरल या सोशल आस्पेक्ट को जब नंबर ऑफ पर्सन्स एक जगह पर इन्वॉल्व होते हैं और वो वॉलंटरी बेसिस पर आते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से आते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर बनाते हैं, ठीक है, अपने कॉमन इकोनॉमिक, कल्चरल या सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो मूवमेंट ऐसी सोसाइटी के थ्रू लीड करी जाती है उसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं फटाफट कोऑपरेटिव मूवमेंट का, तो देखो, जो अमूल मिल्क है ना, अमूल एक्चुअली कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, ठीक है। गुजरात में जो मिल्क फार्मर्स थे, मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने, गुजरात के अंदर एक टाउन है आनंद, वहाँ पर ये फार्मर्स की एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये एक डेयरी मूवमेंट थी, मतलब मिल्क रिलेटेड मूवमेंट थी कि मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर बूस्ट करना है। और ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और इस मूवमेंट का नाम था अमूल और वहीं से ब्रांड नेम आया है अमूल। तो ये एक तरीके की फार्मर्स की कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं। तो इसी कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने का जो काम है वो इस डिपार्टमेंट के पास है। इस डिपार्टमेंट के थ्रू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया जाता है एग्रीकल्चरल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर एमएमपी, ठीक है। एग्रीकल्चर एमएमपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये डिपार्टमेंट रन करता है ताकि एग्रीकल्चर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को इंडिया में कैरी आउट करा जा सके डिफरेंट स्टेट्स में, नेशनल लेवल पे और मीडिया की मदद से। तो एक बारी हम लोग ये देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर एमएमपी क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो देखो, है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है कि वैरायटी ऑफ एरियाज़ में, वैरायटी ऑफ फील्ड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहती है। तो उसी एम के चलते, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं और उन्हीं में से एक जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है उसका नाम है एग्रीकल्चर मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो ये जो एग्रीकल्चर मिशन मोड प्रोजेक्ट है ना, जिसके बारे में बात हो रही थी, एग्रीकल्चर एमएमपी, एग्रीकल्चर मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसको कैरी आउट करने का काम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इस डिपार्टमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो क्या है, बेसिक और ऑपरेशनल रिसर्च को इंडिया में कैरी आउट करना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम इस डिपार्टमेंट को दिया गया है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो बात हो रही है डेवलप करने की, वो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हों जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में और फार्मर्स फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज़ हों उनको प्रमोट करने की डायरेक्शन में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इंट्रोड्यूस करा जाए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। तो वो काम भी इस डिपार्टमेंट को दिया गया है। और लास्ट काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस डिपार्टमेंट की वो ये है, वेरियस एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके बीच में लिंक को इम्प्रूव करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा ये डिपार्टमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को देखने का काम भी करता है। अगर हम लोग बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको ये काम दिया गया है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करने का,
और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिसर्च को इंडिया के अंदर प्रमोट करने का। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को रिपोर्ट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रेसिडेंट की तरह सर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली अभी जो श्री नरेंद्र तोमर जी हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड, तो ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है। किस चीज़ का लार्जेस्ट नेटवर्क है? एग्रीकल्चरल रिसर्च और एग्रीकल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने की डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने की डायरेक्शन में अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई नेटवर्क है ना, कोई सबसे बड़ा बॉडी है ऑटोनॉमस, तो वो यही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये क्योंकि यहाँ पर दे रखा था तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी अगर आपको जैसे सपोज करो, ये थोड़ा सा टफ साइड पे ज़रूर है, लेकिन मान लेते हैं कि चलो ये कहीं पर आपको देखने को मिल गया है क्वेश्चन, तो जब ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ये सबसे बड़ा नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड के अंदर, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इंडिया का एग्रीकल्चर बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो इंडिया की कोई बॉडी सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क बॉडी कैसे हो सकती है। तो जनरली आप लोग ऐसी स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि गलत करके आ जाते हो, तो हमेशा ऐसा मत सोचना कि इंडिया की कोई बॉडी वो सबसे पीछे ही रहती है। जैसा कि हमने ICAR के केस में देखा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड का एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शंस में उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो आप इसको करेक्ट मार्क कर आना। चलते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की अगर हम लोग बात करें, एक छोटी सी बात और कि ये जो डिपार्टमेंट्स थे हमने जितने भी डिस्कस करें, इनको लीड कौन करते हैं, मतलब इन डिपार्टमेंट्स को सर्व कौन करते हैं। तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं इसको सेक्रेटरी जो हैं वो लीड करते हैं, और सेक्रेटरीज जनरली हमारी कंट्रीज़ के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर एक IAS ऑफिसर को ही बनाया जाता है। तो जितने भी इसके पावर्स और फंक्शंस हमने जो डिस्कस करें, कल को अगर आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, अगर आप बनते हो तो आपको भी इन डिपार्टमेंट सर्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट हमने डिस्कस करा था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एंड डेयरीज, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट टोटल होते हैं। इन डिपार्टमेंट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स होते हैं आप उनको याद रखना, वो होते हैं सेक्रेटरीज, एंड सेक्रेटरीज आर जनरली IAS लेवल ऑफिसर्स या IAS ऑफिसर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक लीडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इस प्रोग्राम को 2007 में लॉन्च करा गया था। किसकी रिकमेंडेशंस पे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस पे। ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसको 2007 में लॉन्च करा गया था, इसका एम क्या है? इसका एम है इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका ओवरऑल स्टेटस इम्प्रूव करना। कैसे? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की मदद से, बेटर कोऑर्डिनेशन की मदद से, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवा के, ठीक है। तो ये तो एक पुराना फिगर दे रखा है कि 2009-10 के अंदर जो टोटल बजट जो दिया गया था इस प्रोग्राम का वो 30,000 करोड़ दिया गया था। ये फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इनको भूल जाओ आप, ठीक है। आपसे इतना याद रखना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक लीडिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इट वॉज लॉन्च इन 2007। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पब्लिश करती है, उस रिपोर्ट का नाम है, एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, और वो है रिपोर्ट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस। इसको आप याद रखना। तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस एक एनुअल रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पब्लिश करती है एनुअली। इस रिपोर्ट में एक डिटेल्ड पिक्चर गिवन होती है कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट कितनी है, क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कितनी है, और जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो डेटा है
वो स्टेट वाइज डेटा भी प्रेजेंट करा जाता है इस रिपोर्ट के अंदर, और क्रॉप वाइज ब्रेकअप भी दिया जाता है उसका। क्रॉप वाइज ब्रेकअप का मतलब जैसे पर्टिकुलर स्टेट है यूपी, ये किस स्टेट है एमपी, और ये है बिहार। तो अगर हम लोग ले पल्सेस जैसे क्रॉप है तो कितनी परसेंटेज जो पल्सेस है वो प्रोड्यूस हुई एक पर्टिकुलर ईयर में यूपी के अंदर, सिमिलरली एमपी के अंदर कितनी परसेंटेज में पल्सेस ग्रो हुई और बिहार के अंदर कितनी ग्रो हुई। तो स्टेट वाइज जो है ये क्रॉप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा होता है वो इस रिपोर्ट के अंदर गिवन होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर लास्ट ईयर उसने कैसा परफॉर्म करा, क्योंकि ये रिपोर्ट एनुअल बेसिस पब्लिश होती है, तो एक साल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कैसी थी, और दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन कैसी थी पर्टिकुलर स्टेट में, और उन क्रॉप प्रोडक्शन में से क्रॉप वाइज ब्रेकअप क्या था, मतलब एक जो पर्टिकुलर क्रॉप था पल्सेस वो किस स्टेट में ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, किस स्टेट में कम प्रोड्यूस हुआ, जिस स्टेट में वो कम प्रोड्यूस हुआ उसके रीजंस क्या रहे, क्या वहाँ पर ड्रॉट आया था या फ्लडिंग हुई थी। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें होती हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो इस रिपोर्ट के अंदर गिवन होते हैं, और इस रिपोर्ट का नाम है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस। वैसे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जितने भी पास में रहे हैं आपको बिल्कुल भी उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन बस आप एक ये याद रखना कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो पास्ट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मतलब मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और ये फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इनका टेन्योर अगर आप देखो 1946 से लेकर 48 के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को जब जवाहरलाल नेहरू जी एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे थे, तो ये देखो डेट जो है ना, ईयर जो है, ये इंडिपेंडेंस से पहले का ईयर है। इसका मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट, जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट जब जवाहरलाल नेहरू की बनी थी, उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप याद रखना। वैसे कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन केस अगर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाए तो ये स्टेटमेंट सही होगी कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में। अब इससे रिलेटेड, इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उसको पढ़ने के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस रेडी हो गया है। अब आप स्कीम्स अगर पढ़ोगे तो कुछ आपको इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड फंक्शंस पता होंगे, तो आप उनको आराम से उन मिनिस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर पाओगे। देखो, आप जब भी कोई स्कीम के बारे में लर्न करना स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले जो ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको जहाँ से भी आप करंट अफेयर कवर कर रहे हो, जैसे फ़िलहाल हम लोग विजन IAS के PT 365 से कवर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई बात अगर याद करने वाली है ना स्कीम्स की डेप्थ में जाने से पहले, तो आप एक तो मिनिस्ट्री देखा करो। सबसे पहले उसका उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो इंडेक्स गिवन होता है ना, उसकी हेडिंग्स को याद करा करो। मतलब ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट होता है करंट अफेयर का, ये सिर्फ मिनिस्ट्री के साथ आप करा करो कि जो भी मिनिस्ट्री कोई आपको गिवन हो XYZ, उसकी जितनी भी स्कीम्स हों, मतलब 1 2 3 जैसे यहाँ पर 19 स्कीम्स गिवन है, तो 19 स्कीम्स को आप सबसे पहले इंडेक्स से याद करो। क्योंकि पहली स्टेटमेंट या दूसरी स्टेटमेंट जब भी कोई मिनिस्ट्री से आएगी ना, तो UPSC हमेशा ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देगा कि जैसे हम लोग पहली स्कीम डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये जो PM किसान है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग मिनिस्ट्री। मतलब या तो पहली स्टेटमेंट होगी इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगर आपको सिर्फ इतनी भी इंफॉर्मेशन पता है ना, तो आपका जो एलिमिनेट करने का चांसेस होता है या ऑप्शन को देखकर अगर आपको किसी गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो, तो वो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और बहुत बार तो UPSC के अंदर देखो ऐसा भी होता है कि जैसे पहली कोई लाइन गिवन है इसके बारे में, जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज़ करो ये आता है आपको क्वेश्चन, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, और इसके बारे में UPSC एक स्टेटमेंट देते हैं कि नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है।
अब स्टेटमेंट अगर ये सेट है ना, और अगर आप सिर्फ इतना जानते हो कि नहीं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है यूपीएससी के अंदर कि अगर आप सिर्फ इसको एलिमिनेट कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका राइट ऑप्शन आ जाता है। जैसे दे रखा होगा वहाँ पे टू ओनली, राइट ऑप्शन जो होगा वो टू ओनली होगा। तो अगर आप बाकी सबको एलिमिनेट कर दो ना, तो आराम से आप इसके ऊपर राइट आंसर के ऊपर पहुँच जाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स डॉक्यूमेंट में जो ये कंटेंट गिवन है ना, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट करवाने में आपकी हेल्प ये कर ही देगा, इसका जो इंडेक्स है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अपनी स्कीम के बारे में। हमारी सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू फार्मर्स को मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे हर एक साल। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन अगर कोई बनेगा ना, तो यहाँ से बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ दे रखी है। आपको यूपीएससी ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि 6,000 रुपीज़ जो हैं वो इस स्कीम में बोल रखा है हर एक साल दिए जाएंगे पर ईयर। तो यूपीएससी आपके साथ क्या करेगा? 6,000 रुपीज़ कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको पर मंथ या हर 3 मंथ्स में, क्वार्टरली अगर आप जिसको कहो, क्या वो बोल देगा हाफ ईयरली। ठीक है। तो वो याद रखना, वो सारी स्टेटमेंट्स गलत होंगी। यहाँ पर जो दे रखा है 6,000 रुपीज़ पर ईयर, हर एक साल में 6,000 रुपीज़। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया था जब यूनियन गवर्नमेंट का इंटरिम बजट लॉन्च हुआ था। कब? 1 फरवरी 2019 में। ठीक है। और इस स्कीम का बजट कितना है? इस स्कीम का बजट है 75,000 करोड़ रुपीस, यानी अबाउट 11 बिलियन $। क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का? इस स्कीम के देखो 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो फार्मर्स हैं उनको एक तो इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है। और ये जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, इनके पास या इनकी फैमिली के पास कल्टीवेबल लैंड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये स्कीम से जो क्वेश्चंस निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में निकलते हैं। अब यूपीएससी का ट्रेंड क्योंकि जो है वो थोड़ा सा टफर साइड पे जा रहा है, तो हम लोग भी थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इसको डील करेंगे। एक एक टर्म मैं आपको समझाता चलूँगा, ताकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर हो, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन एक बार जब स्कीम अगर आप कर लो तो बस आपको फिर रिवाइज करने को रह जाए, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। तो हम लोग एक एक टर्म्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते क्या हैं। मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड जो होता है कल्टीवेशन के लिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है अप टू 1 हेक्टर्स। ठीक है। और 1 हेक्टर्स में कितने एकड़ आते हैं? 2.5 एकड़। ठीक है। तो जिनके पास एक हेक्टर्स की ज़मीन होती है, मतलब 2.5 एकड़ की ज़मीन होती है, ऐसे फार्मर्स को जो उस पर कल्टीवेशन करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं इतने लैंड पे, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 हेक्टर्स। तो उन फार्मर्स को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। और स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं? स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टर से ज़्यादा की ज़मीन होती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो होती है 2 हेक्टर्स। ठीक है। और 1 हेक्टर क्योंकि 2.5 एकड़ था, तो 2 हेक्टर्स कितना हो जाएगा? 5 एकड़। ठीक है। तो फिलहाल आप इस पर फोकस करो कि मार्जिनल फार्मर्स के पास जो लैंड होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट है अप टू 1 हेक्टर्स। और स्मॉल फार्मर्स जो हैं जिनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए जो कल्टीवेटिंग लैंड होता है उसकी लिमिट होती है 1 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर्स तक मैक्सिमम। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पर बस इतनी सी चीज़ याद रखना कि स्मॉल फार्मर से ऐसा मत सोचना कि इनके पास कम ज़मीन होती है, बल्कि मार्जिनल फार्मर्स के कंपैरिजन में इनके पास ज़्यादा ज़मीन है। देखो 1 से लेकर 2 हेक्टर्स तक इनके पास ज़मीन है। मार्जिनल फार्मर्स के पास कम ज़मीन होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि मार्जिनल फार्मर्स के पास मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 हेक्टर्स तक का ही है। ठीक है। हमारे इंडिया में देखो हुआ क्या था,
2015 से लेकर 16 के बीच में एक एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, जो हमारे देश का 10th एग्रीकल्चर सेंसस था। इसने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में इस सेंसस ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी कि हमारे इंडिया में स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं ना, वो एक्चुअली 86.2% ऑफ टोटल फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो फार्मर्स हैं 86.2% वो हमारे इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं जिनके पास ज़मीन लेस देन 2 हेक्टर्स होती है। मतलब आप वैसे तो बाइफर्केशन जानते ही हो, इनके पास 1 हेक्टर्स और इनके पास मैक्सिमम 2 हेक्टर्स, लेकिन कंबाइनली अगर हम लोग बात करें, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टर से कम की ज़मीन होती है इंडिया के अंदर, और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है फार्मिंग कम्युनिटी की इंडिया में, तो वो टोटल पॉपुलेशन है 86.2%। लेकिन फिर भी इनके पास जो कल्टीवेटिंग एरिया है अवेलेबल है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉप एरिया, वो सिर्फ 47.3% है। तो यहाँ पर एक तरीके से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बताई हुई है कि देखो पॉपुलेशन की जो एक मतलब गिनती है वो है 86.2%, ह्यूज नंबर। सिर्फ इन्हीं दोनों फार्मिंग कम्युनिटीज़ का नंबर ऑफ़ फार्मर्स का स्मॉल और मार्जिनल 86.2% है पूरे देश के अंदर, लेकिन फिर भी उनके पास जो कल्टीवेटिंग एरिया है क्रॉप के लिए वो सिर्फ 47.3% है। ये बात किसने कहा था? ये बात कही थी 10th एग्रीकल्चर सेंसस ने, जो 2015 to 16 में रिलीज़ हुआ था। एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो देखो 1970 से ये सेंसस कंडक्ट हो रहा है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्ट करवाती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, हर 5 साल में एक बार ये सेंसस कंडक्ट होता है। जैसे अभी हमने देखा 10th एग्रीकल्चर सेंसस जो कंडक्ट हुआ था, जिसने वो बात कही थी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में, वो 2015 में कंडक्ट हुआ था। अब जो 11 कंडक्ट होगा वो 2020 के अंदर कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है हर 5 साल में कंडक्ट होता है, 1970 से कंडक्ट होता हुआ आ रहा है। इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं उनके कोऑपरेशन से ये कंडक्ट होता है एग्रीकल्चर सेंसस। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा गैदर करवाने में हेल्प करते हैं। और एग्रीकल्चर सेंसस क्यों कंडक्ट होता है? क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल पे देखो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कमीशन है जिसका नाम है वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम। वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम का इंडिया जो है वो पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसका मेंबर है। तो इस वजह से वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम क्योंकि कंडक्ट होता है, तो हम लोग भी एग्रीकल्चर सेंसस नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाते हैं। इसमें अराउंड 138 मिलियन जो लैंड होल्डिंग्स हैं, मतलब अलग अलग फार्मर्स की जो अलग अलग कैटेगरीज़ की जो ज़मीन है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक स्कीम के अंदर ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ऑपरेशनल होल्डिंग्स, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, 138 मिलियन की जो हमारे देश में ज़मीन है जो फार्मर्स के पास, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में बाइफर्केटेड है, उसके रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट करना, कंपाइल करना और टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना, ये इस एग्रीकल्चर सेंसस का काम होता है। कौन कंडक्ट करवाता है ये याद रखना आप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और कितने साल में कंडक्ट होती है? हर 5 साल में कंडक्ट करवाया जाता है इस सेंसस को। तो अब आपको देखो कितने आसानी से जो पहला ऑब्जेक्टिव है पीएम किसान का वो समझ में आ जाएगा। पीएम किसान का पहला ऑब्जेक्टिव है इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना स्मॉल फार्मर्स को और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को जिनके पास कल्टीवेबल लैंड हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया और अब आप समझ गए होंगे कि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो फार्मर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये कंडीशन है कौन से फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये टर्म याद रखना, ठीक है। इस स्कीम्स को हम लोग क्योंकि काफ़ी डिटेल से याद कर रहे हैं, तो जितनी टर्म्स आप जो बोल रहा हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको सिर्फ मैक्रो लेवल से आप मत सुनना, एक एक टर्म के ऊपर फोकस करना, ठीक है। हम लोग एक एक टर्म को जो है वो अनलॉक करने की कोशिश करेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसके मीनिंग्स जानते हुए उसके कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर जिनके पास कल्टीवेबल लैंड हो। तो कल्टीवेबल लैंड क्या होता है? सिंपल सा मीनिंग कल्टीवेबल लैंड का होता है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा वो मुश्किल बात नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड जिसके ऐसा एक एग्रीकल्चर लैंड जिसके ऊपर क्रॉप्स की कल्टीवेशन जो हो वो हो सके, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए जो लैंड अवेलेबल होता है जिस पे आराम से खेती बाड़ी हो सके, ऐसे लैंड को हम लोग कहते हैं कल्टीवेबल लैंड। तो इन स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मिंग फैमिलीज़ के पास ना कल्टीवेबल लैंड होना चाहिए। वो लोग इस स्कीम के पार्ट हो सकते हैं, उनको ये
इस स्कीम के अंदर जितने बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है, जिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास कल्टिवेबल लैंड हो। ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव, इसको हमने जाना डिटेल से। सेकंड ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आप सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ देखो आपको पता होगा कि फार्मर्स को बहुत सारे की इनपुट्स की ज़रूरत होती है अगर उसको ये इंश्योर करना है फार्मर को कि उसके लैंड पे जो यील्ड हो ना, मतलब जो प्रोडक्टिविटी हो फसलों की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, और किसी भी तरह के उसके क्रॉप को जो है लॉस ना हो, जैसे पेस्ट अटैक, ठीक है, कोई जैसे कीड़े वगैरह हैं वो लग गए या वो खा गए, तो ऐसा कुछ भी ना हो। ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए पड़ता है किसानों को। एक तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स खरीदने के लिए, फिर फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए ताकि कीड़े वगैरह ना लगे या पेस्ट अटैक ना हो। फिर अगर बहुत बड़ा, अगर उसका थोड़ा सा ज़्यादा लैंड है या जिस पे बहुत अच्छी वो जो फसलें होती हैं, तो उसके लिए एक अच्छी मशीनरीज चाहिए, ट्रैक्टर्स हो गए या कुछ जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं उसको वो ख़रीदने पड़ेंगे। और हो सकता है बैंक वगैरह को थोड़ा सा जो हो पैसा लोन उसका चल रहा हो फार्मर का, तो वहाँ पर भी उसका कुछ जो इनकम शेयर है वो बैंक की तरफ जाता हो अपना लोन चुकाने के लिए। तो फार्मर्स की इतनी सारी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, उसको बहुत सारे इनपुट्स जो हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डालने पड़ते हैं, ये इंश्योर करने के लिए ताकि उसकी जो एग्रीकल्चर यील्ड हो ना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, ठीक है, और उस यील्ड को बेचने के बाद मार्केट में उसे एक गुड इनकम मिल सके, जिस इनकम जो उसे मिलेगी, जिस इनकम से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, एज वेल एज बैंक में अगर उसका किसी प्रकार का लोन है तो वो चुका सके लोन को, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव अब आपको आसानी से समझ में आएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव पीएम किसान का है फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट करना, ठीक है, मतलब जब अगर ये रुपए मिलेंगे तो कुछ तो हेल्प होगी ना, मतलब कम से कम फार्मर्स की। तो फार्मर्स की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, अभी हमने देखा बहुत तरह की फाइनेंशियल नीड्स होती है फार्मर्स की, जैसे वेरियस इनपुट्स को प्रोक्योर करना। इनपुट्स मतलब यहाँ पर क्या, क्रॉप्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, फार्म मशीनरी हो गई, इन सारे इनपुट्स को ख़रीदना। इनपुट्स खरीदने की वजह से होगा क्या, जो क्रॉप हेल्थ है वो इंश्योर होगी, ठीक है, क्रॉप की हेल्थ है वो इंश्योर होगी। दूसरी बात, जब क्रॉप की हेल्थ इंश्योर होगी तो उसकी वजह से फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी तो काफ़ी अच्छी मिलेगी ना, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो उसको मिलेगी, जो यील्ड होगी, जो पैदावार होगी फसलों की, वो भी तो काफ़ी अच्छी होगी ना, ठीक है। और जब इतना कुछ होगा तो एक एंटीसिपेशन ये लगाया जा सकेगा, एक मतलब फिर एक श्योरिटी मिल जाएगी फार्मर्स को कि उसके पास एक गुड फार्म इनकम आएगी उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो इनकम सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को, ये फार्मर्स की जो एडिशनल फाइनेंशियल नीड्स हैं, जैसे इनपुट्स को ख़रीदना, क्रॉप की हेल्थ को इंश्योर करना, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना, और एंड में जाकर फार्मर्स को जब क्रॉप्स अच्छे होंगे वो बेचकर इनकम अच्छी मिले, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है पीएम किसान का। तो इस तरीके से हमने पीएम किसान के ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा। अब हम लोग बात करते हैं पीएम किसान स्कीम के सेलिएंट फीचर्स की। सेलिएंट फीचर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बोली जाती है वो बोली जाती है कि ये पीएम किसान जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो आपको ये जानना होगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स एक और कैटेगरी में क्लासीफाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों स्कीम्स के अंदर। गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है ना, वो देखो इस तरीके से कुछ क्लासीफाई होती हैं। एक होती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, दूसरी होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई होती हैं, एक होती हैं कोर स्कीम्स और दूसरी होती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो एक बारी इनको भी हम समझ लेते हैं कि इन सारी स्कीम्स का मतलब क्या होता है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने वाली जो बॉडी होती है, एज वेल एज जो जहाँ से जो फंड आता है इस स्कीम का, वो टोटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बियर करा जाता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, 100% जो पैसा इस स्कीम के अंदर आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, एज वेल एज 100% इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। मतलब यहाँ पर स्टेट्स की किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ना तो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना तो थोड़ा बहुत फंड देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए स्टेट्स की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। पूरा का पूरा काम जो देखा जाता है वो सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज और मतलब यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू ही देखा जाता है वो पूरा का पूरा काम, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर टोटली फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या अगर आपका हो सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी जो स्कीम थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, देखो उसमें होता क्या है, दीज स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इंडिया की वो इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। ज़्यादातर जो फंड आता है इन स्कीम्स में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट्स इस स्कीम्स में बिल्कुल भी जो फंड का शेयर है उसको बियर नहीं करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है इन स्कीम्स के अंदर। तो समझ गए आप, जैसे ऊपर वाली स्कीम्स में स्टेट गवर्नमेंट ना तो फंड कर रही थी ना ही इम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट गवर्नमेंट का भी फंडिंग के अंदर शेयर आता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादातर शेयर होता है, और जैसे ऊपर हमने देखा था इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी स्टेट्स की, लेकिन इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राउंड लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। अब जैसा कि हमने देखा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी जो होती हैं वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई होती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें कोर स्कीम्स, इसके अंदर देखो फंडिंग पैटर्न क्या होता है। जो कोर स्कीम्स जो होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इस स्कीम्स में 60:40 के रेशियो में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन किसके लिए, जनरल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको जनरल कैटेगरी के स्टेट्स क्या होते हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 60% जो स्कीम का जो पूरा खर्चा होता है वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% जो पूरे स्कीम का खर्चा होती है वो बियर करा जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसी कोर स्कीम के अंदर एक अलग सी कैटेगरी बनाई गई है, 8 जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और 3 हिमालयन जो स्टेट्स हैं। 3 हिमालयन स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं, एक देखो कवर होती है हिमाचल प्रदेश, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरी है उत्तराखंड, ठीक है, तीसरी है उत्तराखंड। तो ये जो 3 हिमालयन स्टेट्स हैं ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, एज वेल एज 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर यहाँ पर कोई कोर स्कीम लॉन्च होती है इन स्टेट्स के अंदर तो फंडिंग पैटर्न जो होता है वो फिर बदल जाता है। उन स्कीम्स का फंडिंग पैटर्न इस स्टेट्स के अंदर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 हिमालयन स्टेट्स के अंदर कुछ इस तरीके का हो जाता है। 90% जो स्कीम का पूरा खर्चा होता है वो बियर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% जो स्कीम का खर्चा होता है वो बियर करा जाता है इस स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 हिमालयन स्टेट्स, इसके अलावा जितनी भी इंडिया के अंदर स्टेट हैं वो हो गई जनरल कैटेगरी की स्टेट्स, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी स्टेट्स जो है अब आप समझ गए होंगे, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हटा दो और 3 हिमालयन स्टेट्स को, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड को अगर आप माइनस कर दो तो जितनी भी स्टेट्स इंडिया के अंदर बच गई वो हो गई जनरल कैटेगरी स्टेट्स। जनरल कैटेगरी स्टेट्स में जो कोर स्कीम्स होती हैं उसका फंडिंग पैटर्न होता है 60:40, और 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 हिमालयन स्टेट्स, इन 11 स्टेट्स में जो फंडिंग पैटर्न होता है वो होता है 90:10 के रेशियो में, 90 सेंटर 10 स्टेट्स, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के अंदर भी जो फंड शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये जो स्कीम्स होती हैं किस लिए लॉन्च करी जाती हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। इन स्कीम्स का एम ये होता है पर्टिकुलर जो कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं इंडिया के अंदर या कुछ जो एरियाज़ होते हैं जो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन देना और सोशल इंक्लूजन की कैटेगरी के अंदर लेकर आना, मतलब उनको उन कम्युनिटीज़ को, उन एरियाज़ को कुछ ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा देना जो अभी तक उन कम्युनिटीज़ को, उन एरियाज़ को नहीं मिले थे। तो एक तो उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, दूसरा सोशली इंक्लूड बनाना, मतलब बाकी अगर पूरी इंडिया को कुछ स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है तो इन एरियाज़, इन कम्युनिटीज़ को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ पर भी जो फंड होता है इन स्कीम्स का, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स का, वो शेयर करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में।
तो इस तरीके से हमने समझा कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं वो किस तरीके से क्लासीफाई होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होती हैं, कोर स्कीम्स और कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना गवर्नमेंट की, जो हमने डिस्कस करी थी, जिसमें जो शेयरिंग पैटर्न होता है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होता है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे 60:40 के रेशियो में या फिर 90:10 के रेशियो में। तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टोटल 29 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसा कि हमें पता है दो कैटेगरीज में आती हैं, एक होती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और दूसरी होती हैं कोर स्कीम्स। तो जब हम बात कर रहे थे जो स्कीम्स सोशल असिस्टेंस के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए जो होती हैं उसको हम लोग कहते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो टोटल हमारे गवर्नमेंट के पास 6 जो स्कीम्स हैं वो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, मतलब 6 टोटल जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इन 29 में से। तो 29 में से टोटल जो 6 स्कीम्स हैं वो फॉल करती हैं इस कैटेगरी में, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स की कैटेगरी में। तो कौन कौन सी 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं? पहली है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दूसरी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तीसरी है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, फोर्थ है अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, फिफ्थ अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, और लास्ट है अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो अब देखो, जब फोकस इस पे करा जा रहा है सोशल असिस्टेंस पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे, माइनॉरिटीज़ पे और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स पे, तो ये एक तरीके का सोशल प्रोटेक्शन ही तो हुआ। इसलिए बोला जाता है कि ये जो स्कीम्स है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ये सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उसमें से 6 स्कीम्स जो हैं दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो अगर आप अब इस स्कीम का पहला सेंट्रल फीचर देखो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल फंडिंग आएगी और इम्प्लीमेंटेशन करवाने का जो काम होगा इस स्कीम का, उसको यूनियन गवर्नमेंट बियर करेगी। कैसे? 100%, मतलब टोटल जो इम्प्लीमेंट करवाने का काम होगा और जो फंड दिए जाएंगे वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। इसलिए ये वाली स्कीम की इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरे फीचर की अगर हम लोग बात करें तो ये फीचर तो हम जानते ही हैं कि इस स्कीम के अंदर हर एक फार्मर फैमिली को 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे एनुअल बेसिस पे, मतलब पर ईयर, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था पर ईयर वाला आप जो फंडा है वो याद रखना कि ये पर मंथ नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, साल में एक बार 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या एक साथ दिए जाएंगे? जैसे सपोज़ करो जनवरी चल रहा है तो 1 जनवरी को क्या एक साथ 6,000 रुपीज़ दे दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा 2,000 रुपीज़ की, और हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये फार्मर्स के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे 12 मंथ्स हो गए तो हर मंथ 2,000 रुपीज़ जो हैं वो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और सेकंड प्रोविज़न के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि इनकम सपोर्ट जो दिया जाएगा 6,000 रुपीज़ का हर एक साल, वो सारी की सारी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को दिया जाएगा। हमारे इंडिया में जितने भी फार्मर फैमिलीज़ हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड साइज़, ये देखो एक कीवर्ड है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड साइज़। अब आप कहोगे आपने तो यहाँ पर ये बताया था कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है उनका जो लैंड है उनकी डेफिनेशन से ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लैंड पर एक कैप लगा हुआ है, एक अपर लिमिट लगी हुई है। जैसे स्मॉल फार्मर्स हमने देखा था उनके पास 2 हेक्टेयर तक का लैंड होता है और मार्जिनल फार्मर्स के पास 1 हेक्टेयर तक का लैंड होता है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड साइज़? देखो जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया था, वैसे तो बाय डेफिनेशन उनकी लैंड पे जो है एक अपर लिमिट लगी होती है बाय डेफिनेशन। लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा ही यही है, सरकार ने इस तरीके की किसी भी डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया है। गवर्नमेंट ने यह बोला है इस स्कीम के अंदर जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ हैं हमारे देश के अंदर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर, कोई भी अगर किसान या किसान का परिवार है
उसके पास अगर छोटे से छोटी ज़मीन भी है, बड़ी से बड़ी ज़मीन भी है, तो वो इस स्कीम के अंदर कवर होगी, वो फैमिली या वो फार्मर, और उसको 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे हर एक साल। वो एलिजिबल होगा, उसकी फैमिली एलिजिबल होगी ये 6,000 रुपये पाने के लिए। तो लैंड साइज़ को इग्नोर करा गया है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं यहाँ पर कि किस किस को पैसे नहीं मिल सकते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, यहाँ पर जब अगर वर्ड आ जाए ना, तो अगर एग्ज़ाम के अंदर, तो ये ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को देखकर कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सारी की सारी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को कैसे कवर करा जा सकता है। हमने तो यहाँ पर पढ़ा था कि स्मॉल और मार्जिनल फैमिलीज़ ही कवर है, ऐसा नहीं है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट पेपर के अंदर राइट होगी। सारी की सारी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को कवर करा गया है। उनका लैंड साइज़ नहीं देखा जाएगा कि वो कितना लैंड होल्ड कर रखते हैं। 1 हेक्टेयर से कम का होल्ड करके भी रखते हैं तभी उनको इस स्कीम के फ़ायदे मिलेंगे, और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भी होल्ड करके रखते हैं तब भी उनको इन स्कीम्स के फ़ायदे मिलेंगे। बस फंडा इतना है, ये जो 6,000 रुपीज़ साल में दिए जाएंगे, इसके लिए 3 इंस्टॉलमेंट बना दी गई हैं, 4 महीने के बाद की, जिसमें हर 4 महीने बाद बैंक अकाउंट में एक फार्मर के 2,000 रुपये पहुँच जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। थर्ड सेलिएंट फीचर जो इस स्कीम का है वो ये बोलता है कि जो फार्मर फैमिलीज़ है ना, इस स्कीम के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ की, तो ऐसी फार्मर फैमिलीज़ के फैमिली की जो डेफिनेशन है, ऐसी फैमिली की बात करी गई है जिसमें हस्बैंड हो, वाइफ हो और चिल्ड्रन हो। तो मतलब फैमिली की डेफिनेशन जो इस स्कीम के अंदर बताई गई है वो बताई गई है दैट फैमिली इंक्लूड्स अ हस्बैंड, अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ द फैमिली मतलब ये जो लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली है, इसमें कौन कौन आएगा, हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन, ये 3 लोगों को कवर करा गया है। नेक्स्ट फीचर जो इस स्कीम का है वो ये है, जब हमें किसी भी फार्मर फैमिली के बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करना है ना, कि मतलब इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे किसके, ये स्कीम किस तक पहुंचेगी, कौन सी फैमिली तक पहुंचेगी, कौन से फार्मर को इस स्कीम्स के अंदर 6,000 रुपीज़ पर ईयर का बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो डिफरेंट स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स को दी गई है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोविज़न है ये, बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने का जो काम है डैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है, फंड्स जो होंगे ना इस स्कीम के अंदर वो डायरेक्टली फार्मर्स के जो भी बैंक अकाउंट होंगे उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो हर 4 महीने बाद फार्मर जो हैं वो 2,000 रुपये लेने बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक के खातों में, बैंक के अकाउंट में ये जो 2,000 रुपीज़ का अमाउंट है हर 4 मंथ्स के बाद फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ये पहुंचा दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फंड इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज। देखो ऊपर हमने डिस्कस करा था कि बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो स्टेट्स के पास है या तो यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट के पास है। जैसे अगर किसी फार्मर को ये लगता है कि मैं लेफ़्ट आउट हो गया हूँ, मुझे आइडेंटिफाई नहीं करा गया है और मैं इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हूँ 6,000 रुपीज़ पर ईयर पाने के लिए, तो फार्मर्स खुद भी जाके अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, ये जो PM किसान है ना, इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पर एक फार्मर्स कॉर्नर है, वहाँ पर जाकर ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन फार्मर्स के पास ये है कि विलेज लेवल पर ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर भी फार्मर्स अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग गए PM किसान सम्मान निधि की साइट पे, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ये फार्मर्स कॉर्नर, और यहाँ पर अगर आप देखो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जाकर जो फार्मर है अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। और अगर वो पोर्टल पे रजिस्टर ना करवा पाएँ तो दूसरा ऑप्शन हमने डिस्कस करा था, वो कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाकर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं PM किसान स्कीम के लिए। तो अब एक बारी हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या होता है। तो देखो होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारे रूरल और रिमोट एरियाज़ हैं
ठीक है। बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, गांव हैं बड़े सारे, जहां पर कंप्यूटर्स और इंटरनेट जो फैसिलिटी हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। या आप ये कहो लोगों के पास वहाँ पर आज भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता। तो अब क्योंकि सारा काम देश में ज़्यादातर काम जो है वो डिजिटल मीडियम से होता है, ठीक है, डिजिटल सेवाएं जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा लेकर आई है रिसेंट ईयर्स में। तो सरकार ने कुछ ना फिजिकल फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करी हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स। इन सेंटर्स में होता क्या है, गवर्नमेंट की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती हैं जो वो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचाना चाहते हैं, या मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस जो रहते हैं रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में, हमारे देश में जितने भी विलेज एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो लोग रहते हैं जिनको वेरियस स्कीम्स का फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ सेंटर्स इस्टेब्लिश करे हैं बहुत सारी सर्विसेज देने के लिए गांव में लोगों को, जिनको हम लोग कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो इस तरीके के कॉमन सर्विस सेंटर्स में कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोगों की हेल्प करते हैं, जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ताकि उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के जो फ़ायदे हैं वो मिल सकें और वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप इस पिक को देखो तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग ये मान लेते हैं ये एक फार्मिंग कम्युनिटी की फैमिली है, फार्मर फैमिली है, और ये इनके पास हो सकता है कोई फ़ोन ना हो, कोई एंड्रॉयड फ़ोन ना हो, इंटरनेट या कंप्यूटर फैसिलिटीज़ ना हो, तो ये अपने आप को जाकर पीएम किसान सम्मान निधि में एनरोल करवा रहे हैं उस स्कीम के अंदर, ताकि इनको हर साल 6,000 रुपीज़ मिल सकें, और ये गए हैं कॉमन सर्विस सेंटर में। तो देखो मल्टीपल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की एक ये ब्रांच होती है कॉमन सर्विस सेंटर। किस किस तरह की फैसिलिटीज़, जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पासपोर्ट का काम हो, स्मार्ट कार्ड का काम हो, पैन कार्ड का काम हो, जीएसटी या आईटी रिटर्न्स फाइल करने हो, बैंक लोन या प्राइवेट लोन हो, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स हो, कोरियर बुकिंग हो, मोबाइल रिचार्ज करवाना हो, डीटीएच जो टाटा स्काई वगैरह होते हैं जैसे ये, इन सबको रिचार्ज करवाना हो, ठीक है, आधार कार्ड की करेक्शन करवानी हो, अपनी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, मनी जो है ट्रांसफ़र करवाना हो दूसरे बैंक में। तो इतनी ब्रॉड बेस्ड फैसिलिटीज़ इन कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। मतलब सिंपल सा मतलब यही होता है कॉमन सर्विस सेंटर का, लोगों को ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए जो सेंटर्स इस्टेब्लिश करे जाते हैं, जहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी या कंप्यूटर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, या लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, या इतनी अफोर्डिंग पावर उनकी नहीं होती है कि वो ऐसी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को परचेज़ कर सकें, अफोर्ड कर सकें, तो सरकार उनकी हेल्प करती है जन सेवा केंद्र को इस्टेब्लिश करके, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। तो आई होप आपको CSC कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोला जाता है बेनिफिट सिर्फ उन्हीं फार्मर्स फैमिली को दिए जाएंगे, ओनली टू दोज फार्मर फैमिलीज़ जिनके नेम्स जो हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स में हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या विलेजेस में, ठीक है, पर्टिकुलर विलेज एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट्स में जिनके नाम उस एरिया के लैंड रिकॉर्ड्स में है ना, सिर्फ उन्हीं तक इस स्कीम के फ़ायदों को पहुँचाया जाएगा। तो क्या मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड्स? देखो सिंपल मीनिंग लैंड रिकॉर्ड का होता है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपके लैंड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसी होती है? देखो आपकी प्रॉपर्टी का कोई एक मैप होता है, या ये इन्फॉर्मेशन होती है आपके प्रॉपर्टी के बारे में कि आपने उस प्रॉपर्टी को किससे ख़रीदा था, वो प्रॉपर्टी किस किस को पास्ट में ट्रांसफ़र करी गई है, प्रेजेंट में जो वो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है विलेज लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, रूरल एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में, उन डिपार्टमेंट्स में ये इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करी जाती है किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी के मैप से रिलेटेड और सेल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे आप भी जिस भी घर में रहते हो तो लोकल एरिया में जो भी डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट में उस डिपार्टमेंट के पास आपके घर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होगी, आपके घर का एक मैप होगा जिसमें बता रखा होगा कि ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, इसमें ये घर है जो
ABC के नाम पर है और ये आपका घर होगा ऐसा करके। ऐसे ही विलेज एरियाज़ में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी के मैप्स को और प्रॉपर्टी कितनी बार खरीदी गई, बेची गई, वो प्रेजेंट में किसके नाम पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन डिपार्टमेंट्स में मेंशन करी जाती है। उन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना। लेकिन अगर आप पीएम किसान की एक लिमिटेशन की अगर आप बात करो, उन्होंने ये बोल दिया है इस स्कीम के सीलेंट फीचर में कि सिर्फ उन्हीं फार्मर्स का नाम, उन्हीं फार्मिंग फैमिलीज़ का नाम रजिस्टर करा जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो लोकल एरियाज़ के लैंड रिकॉर्ड्स में। तो अब देखो, लैंड रिकॉर्ड्स के साथ खुद भी एक ये प्रॉब्लम है कि ये इन डिपार्टमेंट्स में ये जो डेटा है ना, वो अपडेट नहीं करा जाता है प्रॉपरली, ठीक है। और बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं लैंड रिकॉर्ड्स के डेटा में जो ये डिपार्टमेंट्स नोट डाउन करते हैं। पास्ट में जो सर्वेस अभी तक होने चाहिए थे लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, उनको या तो अभी तक उन सर्वेस को कंडक्ट नहीं करा गया है या वो सर्वेस अभी तक कंप्लीट नहीं है। जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैप्स होते हैं, जो आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, उन मैप्स को भी अच्छे से अपडेट नहीं करा गया है। तो होता क्या है, बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स में जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके, वो एक्चुअली आपकी ग्राउंड पोजीशन से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक सरकारी ज़मीन है, तो आपका घर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि सरकार की गलती थी, ये इन डिपार्टमेंट्स की गलती थी, सरकारी डिपार्टमेंट्स की, कि उन्होंने अपडेट नहीं करा बड़े टाइम से, और आपने आगे की भी प्रॉपर्टी खरीद ली थी लेकिन वो उन डिपार्टमेंट्स में अपडेटेड नहीं है। तो एक्चुअल आपके घर की अगर जो पोजीशन है ना, वो अब इतनी ना होकर इतनी बड़ी है, लेकिन अब वो उधर अपडेटेड ही नहीं है। तो कल को अगर आपको कुछ स्कीम अगर चाहिए या अगर आपको कुछ फ़ायदा चाहिए, तो अब ये एक डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा कि आपने ये मकान आगे कैसे बनवा लिया, ठीक है, आपको परमिशन किसने दी थी। जबकि आप तो ये कहोगे मैंने तो ख़रीदा था, आपका काम था अपडेट करना, तो क्योंकि आप सरकारी डिपार्टमेंट हो, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है, पढ़े लिखे लोग तो चलो इसके साथ डील कर लेंगे कोर्ट वगैरह में जाके, लेकिन विलेजर्स को, फार्मर्स को इतनी नॉलेज होती नहीं है। अब जब आपने स्कीम के अंदर ये मेंशन कर दिया है कि लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपका नाम लैंड रिकॉर्ड्स में नहीं है तो इस स्कीम के फ़ायदे आपको नहीं मिल पाएंगे, तो अब सोचो ज़रा कि कितने सारे जो फार्मर्स हैं वो लेफ़्ट आउट रह जाएंगे अगर किसी भी लोकल एरिया के डिपार्टमेंट में अगर मैप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट नहीं करी गई हो। तो यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट में सेम चीज़ लिखी भी हुई है कि अगर लैंड रिकॉर्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो अपडेट नहीं होती है ना, तो उसकी वजह से एक तो फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। मतलब आपको अगर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करनी है, अब पहले आप लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास जाओगे, लैंड डिपार्टमेंट के पास जाओगे, वो कहेंगे ये आपका रिकॉर्ड तो मैच ही नहीं करता हमारे उससे। अब गलती उनकी थी लेकिन फंस तो आप गए ना। अब इसकी वजह से होता क्या है, कोई भी लैंड रिलेटेड जो प्रोसेस होता है वो इनएफिशिएंट बन जाता है और उसमें टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। और फार्मर्स देखो सिर्फ 6,000 रुपीज़ का मतलब ये जो इस स्कीम के अंदर जो 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे उसको पाने के लिए, अब एक बार बताओ इतना लंबा प्रोसेस में अगर वो जाएंगे तो अब उनके पास इतना टाइम है, इतना पेशेंस थोड़ी ना है, ठीक है। अब वो कहीं फिर फार्मर्स इसी वजह से तो स्कीम से उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और जो विलेज एरियाज़ में जो रिच ज़मींदार होते हैं वो सारी इन स्कीम्स का जो ऐसी लूप होल्स जो होते हैं ना, जैसे जो कमियाँ होती हैं स्कीम्स के अंदर, अब आपने एक कमी ये बोल दी कि लैंड रिकॉर्ड्स, खुद के यार आपके लैंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है और आप फार्मर्स के लिए कंडीशन बना रहे हो कि लैंड रिकॉर्ड्स में उनकी फैमिली के नाम, उनकी प्रॉपर्टी के नाम आने चाहिए। तो बड़े जो ज़मींदार हैं वो तो कैसे न कैसे इसका फ़ायदा उठाकर वो 6,000 रुपीज़ जो होंगे वो खुद वो पालेंगे, लेकिन पुअर फार्मर्स जो हैं जिनको एक्चुअल नीड है इस योजना की, इस स्कीम की, उन तक ये फ़ायदे नहीं पहुँच पाते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम से डील करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, हमें लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन कर देना चाहिए। और बहुत सारी स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिया भी है लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का, मतलब कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में या ऑनलाइन डेटा स्टोर करके लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वहीं पर अपडेट कर दी जाए। क्योंकि मैनुअली देखो पॉसिबल नहीं है, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत धीरे काम करते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसकी वजह से उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि लैंड रिकॉर्ड्स को वो लोग डिजिटाइज कर देंगे। तो फ़ायदा क्या होगा लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का, देखो जब मैप्स को या सर्वेस को डिजिटाइज कर दिया जाएगा ना, तो उसकी वजह से जो लैंड रिकॉर्ड्स होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। कोई भी उस लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर अपने लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकता है और किसी भी तरह के जो
लैंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड जो मामले होंगे ना उसको मिनिमाइज़ करा जा सकता है, क्योंकि फिर आप ये बोल सकते हो देखो इस पोर्टल पे मेरे लैंड के बारे में ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप फिर आराम से जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनसे बच सकते हो। और उसके अलावा ये जितने भी सेटलमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको अपडेट करने में आसानी रहती है। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपको मैनुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के बारे में अपनी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन पा भी सकते हो, और फ्यूचर में अगर आपको किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्सन को भी आप ऑनलाइन जाकर उस लोकल डिस्ट्रिक्ट या गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप उसको दिखा सकते हो, और टाइम टू टाइम आप भी अपडेट रह सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। और अगर आपको आपने सपोज़ करो अपना लैंड जो है वो एक्सपेंड कर दिया, प्रॉपर्टी आपकी पहले सपोज़ करो 1 एकड़ की थी, अब आपने 2 एकड़ की बना ली, तो ये सब जाकर आप ऑनलाइन फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर लैंड डिस्प्यूट जो केसेस हैं आपको लड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन प्रूफ रहेगा, और उन्हीं प्रूफ्स की मदद से आप अपने आप को किसी भी फ्यूचर डिस्प्यूट से बचा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए हैं लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए। जैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसकी मदद से उधर के जो लोकल विलेजर्स हैं या कोई भी लोकल सिटीज़न है वो अपनी लैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं, और टाइम टू टाइम उसको चेंज करवा सकते हैं। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी वगैरह आती है तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्ड्स की वजह से। बस एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और देनी है आपको, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम भी है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका नाम है DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्कीम की लिमिटेशन बस यही है कि लैंड रिकॉर्ड्स क्योंकि पुअरली अपडेटेड हैं हमारे वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो फार्मर्स को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर उनको ये प्रूफ करने को दे दिया जाए कि आप अपना नाम प्रूफ करो कि इस लोकल एरिया के लैंड रिकॉर्ड्स में आपका नाम कहाँ पर आता है। ये जो लैंड रिकॉर्ड की जो प्रोविज़न है ना, जो हमने डिस्कस करी इस स्कीम के अंदर कि फार्मर फैमिलीज़ का जो नेम है वो लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर होना चाहिए, इसमें भी 3 एक्सेप्शंस हैं। वो क्या हैं 3 एक्सेप्शंस? एक तो देखो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, या अगर हम लोग कहें फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक्सेप्शन है। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, और तीसरा झारखंड स्टेट के लिए एक्सेप्शन है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और झारखंड में और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स की जो प्रोविजंस है ना, वो अलग से प्रोविजंस है। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और झारखंड स्टेट में जो लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी जितनी भी प्रोविजंस हैं, जो भी कानून हैं, वो थोड़े से पूरे नेशनल लेवल से अलग हैं। तो जो ये कंडीशन है ना कि फार्मर फैमिलीज़ का नेम लैंड रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, इन स्टेट्स में अगर ना भी हो तो किसी और तरीके से वो स्कीम के जो फ़ायदे हैं, यहाँ पर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ जो पाई जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और झारखंड में, और देश के अलग अलग कोनों में भी अलग अलग रीजन्स में फॉरेस्ट एरियाज़ में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं वो भी इस स्कीम का फ़ायदा पा सकते हैं। उनके लिए ऐसी कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि उन फार्मर फैमिलीज़ का जो नेम है वो लैंड रिकॉर्ड्स में होना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में बताऊं, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते हैं? देखो, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी या ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, उनको ही हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट एरियाज़ में या उसके आसपास जो रह रहे होते हैं, और उनका जो गुजारा होता है, डे टू डे सस्टेनेंस होता है, वो फॉरेस्ट एरिया से कलेक्ट करके फूड, फाइबर, फॉडर या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को जो वो कलेक्ट करते हैं, उसकी से वो कम्युनिटीज़ अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं और अपना सारा गुजारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट से करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास देखो, खुद का एक फिक्स लैंड एरिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं स्प्रेडेड रहती हैं। एक फॉरेस्ट रीजन्स में जो उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये उसी फॉरेस्ट के दूसरे एरियाज़ में या दूसरे फॉरेस्ट रीजन्स में ये मूव कर जाती हैं। तो एक तरीके से ये नोमैडिक कम्युनिटीज़ ही होती हैं जो एक रीजन से दूसरे रीजन्स मूव कर रही होती हैं।
सिटीज़ से या फिर आपको मॉडर्न सिविलाइज्ड एरिया से जो इनका लिंक होता है इन कम्युनिटीज़ का, वो बहुत ही क्लोज होता है। ये आपस में ही रहना पसंद करते हैं और इनको किसी भी तरह की इनके एरिया में जो छेड़खानी है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इससे परेशान ना हो। तो इनका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होता, मतलब कुल मिलाकर बात यह है। अब अगर इनका फिक्स्ड एरिया एक लैंड पे रहने का नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है कि लैंड रिकॉर्ड्स में तो ऐसी कम्युनिटीज़ का नाम हो भी नहीं सकता। और क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड फॉरेस्ट रीजन्स में लोग रहते हैं, कि मतलब बहुत दूर के या अंदर जाकर किसी एक जंगल में ये लोग पाए जाते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए जो प्रोविजंस है ना इस स्कीम के अंदर, उसको एक्सेप्शन में रखा गया है। और ये जो फॉरेस्ट ज्वेलर्स होते हैं ये मोस्टली झारखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिलते हैं, ट्राइबल रीजन्स, क्योंकि उन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप फॉरेस्ट ज्वेलर्स को ट्राइबल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग रीजन्स जो होते हैं वो ट्राइबल रीजन्स होते हैं। पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट में 2006 में फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक एक्ट पास करा था। तो इस एक्ट का नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, तो 2006 में ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पास करा गया था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके एरियाज़ में कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना कर सके, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। और इस राइट को आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बोल सकते हो, ट्राइबल एक्ट्स भी बोला जाता है इसको, ट्राइबल्स बिल या ट्राइबल लैंड एक्ट। ठीक है, तो वेरियस नाम से ही जाना जाता है। और ये पास हुआ था 2006 में बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो एक्सेप्शन किस किस को दी गई है पीएम किसान स्कीम के अंदर? एक तो हमने देखा फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, दूसरा स्टेट ऑफ झारखंड, ये रहा आपका झारखंड का स्टेट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, ये रही 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो इनको एक्सेप्शन में रखा गया है कि ये जो पीएम किसान स्कीम है इसमें अगर यहाँ पर रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास लैंड रिकॉर्ड्स में उनकी जो ज़मीन है वो रजिस्टर्ड ना हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि झारखंड में, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और अलग से देश में फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स होते हैं उनके लिए अलग से लैंड रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला जो फीचर है उसको भी कवर करा। बेनिफिट जो हैं वो सारी फार्मर फैमिलीज़ को दिए जाएंगे जिनका नाम लैंड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है, एक्सेप्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें तो देखो एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है इस स्कीम के अंदर जिसका नाम है पीएम किसान मोबाइल ऐप। जब 1 साल कंप्लीट हो गए थे इस स्कीम को लॉन्च करें तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे इस ऐप को लॉन्च करा गया था। फ़ायदा क्या होगा इस ऐप का? देखो, इस ऐप की मदद से जो फार्मर्स हैं ना, या जो फार्मिंग फैमिलीज़ हैं, वो अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनको एनरोल कर लिया गया है स्कीम के अंदर कि नहीं। उनके आधार कार्ड में अगर किसी तरीके की अपडेशन या करेक्शंस की ज़रूरत है तो इस ऐप की मदद से वो भी करा जा सकता है। और लास्ट है कि जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना अपनी बैंक अकाउंट में, फार्मर्स उसको भी चेक कर सकते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब 4 महीने में जो उनको 2,000 रुपये मिलने चाहिए थे वो बैंक अकाउंट में 2,000 रुपीज़ आ चुके हैं या फिर नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटस और अपडेशंस जो हैं वो ऐप, ये जो किसान मोबाइल ऐप है, ये फार्मर्स को प्रोवाइड कराएगा। तो ऐप स्टोर पे ये देखो, ये है पीएम किसान की ऐप। ठीक है, और यहाँ पर फार्मर्स अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है उस ऐप का जो पोर्टल है कि अपना वो स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनको एनरोल कर लिया गया कि नहीं। आधार में अगर कोई करेक्शन करनी है, एडिट करनी है आधार डिटेल्स, तो वो ठीक है। और ये जो बेनिफिशियरी स्टेटस है किस बारे में, कि उनके बैंक अकाउंट में जो 2,000 रुपीज़ हर 4 मंथ में आने थे वो अभी तक आए हैं या फिर नहीं आए हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें,
ये इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो इस स्कीम के अंदर कौन कौन से बेनिफिशरीज़ को एक्सक्लूड करके रखा गया है, मतलब किन किन को इस पीएम किसान स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए ये स्कीम के अंदर बोला गया है हायर इकोनॉमिक स्टेटस के जो कुछ बेनिफिशरीज़ होते हैं ना हमारी कंट्री के अंदर, उनको इस स्कीम के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि अंडर पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हायर इकोनॉमिक स्टेटस के जो पर्सन्स हैं वो कौन कौन हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो उसको आप एक बार ही देख लो। अगर डीप में क्वेश्चन बना तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सक्लूजन्स के ऊपर हमेशा फोकस करा करो, चाहे आप स्कीम पढ़ रहे हो, कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो या कोई भी एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या चीज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक्सक्लूडेड होती हैं उसको ज़रूर पढ़ा करो। तो क्या बोला गया इसमें, हायर इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं बेनिफिशियरी वो कौन कौन है। एक है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, इनको स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, कुछ ऐसे पर्सन्स जो या तो अभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं या पहले रह चुके हों। अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जैसे सपोज़ करो, उनके पास देश में कितना भी चाहे छोटा लैंड हो या कितना भी बड़ा एग्रीकल्चर लैंड हो, अब वो क्या करेंगे 6,000 रुपये का, ठीक है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके रखे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा इसका फ़ायदा पीएम किसान स्कीम का। लास्ट है ऐसे कुछ पर्सन्स जिन्होंने लास्ट असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स जो है वो दिया हो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराओ, इनकम टैक्स भराओ, तो ऐसे लोगों को भी इस स्कीम के अंदर एनरोल नहीं करवाया जाएगा। अब अगर कोई पर्सन अपना, देखो आप खुद सोचकर देखो लॉजिकली, इनकम टैक्स अगर वो भर सकता है अच्छा खासा, तो वो सिर्फ ये 6,000 रुपये का क्या करेगा। ये 6,000 रुपये तो किसी फार्मर के काम आने चाहिए ना, जो पुअर फार्मर है, जो अपना गुजारा नहीं कर सकता या जिससे एग्रीकल्चर इनपुट खरीदते हैं। तो एक तो जिन्होंने लास्ट असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स फाइल करा है, ये लोग एक्सक्लूडेड हैं। अभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए पर्सन्स या पास में जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रह चुके हो, दूसरे वो पर्सन्स, और तीसरे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। इन तीनों कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को रखा गया है हायर इकोनॉमिक स्टेटस की कैटेगरी में, और ऐसे 3 हायर इकोनॉमिक स्टेटस की कैटेगरी वाले पर्सन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीएम किसान स्कीम। अब हम लोग इसका मतलब जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स का क्या मतलब होता है। देखो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इसको समझने से पहले आप ऑपरेशनल होल्डर के बारे में जान लो, क्योंकि ऑपरेशनल होल्डर का ये पार्ट होता है इंडिविजुअल, जॉइंट और इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। तो ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके पास एक बड़ा एग्रीकल्चर लैंड होता है, मतलब स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हमने डिस्कस करे थे ना, उनके कंपैरिजन में ऐसे ऑपरेशनल होल्डर्स के पास ना एग्रीकल्चर जो होल्डिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, मतलब उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और ये जो ऑपरेशनल होल्डर होते हैं, किसी भी तरह का टेक्निकल इनिशिएटिव लेना हो या अपनी एग्रीकल्चर फील्ड को ऑपरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके पास टोटल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर भी कर सकते हैं। अब ये जो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऑपरेशनल होल्डर की, ये 3 तरह की हो सकती है। या तो इंडिविजुअल पूरी तरीके से अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है या उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो खुद ही देख रहा हो, या तो वो शेयर हो रहे हों, या तो वो इंस्टीट्यूशनल की फॉर्म में हो। तो अगर वो इंडिविजुअल जो होते हैं लैंड होल्डर्स, वो कौन होते हैं, अगर एक ही फैमिली के कोई एक पर्सन हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो, कंडीशन यहाँ पर ये है कि वो सेम फैमिली से होनी चाहिए, फिर चाहे वो एक पर्सन हो या फिर मल्टीपल पर्सन हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, वो अगर एक एग्रीकल्चरल होल्डिंग को संभाल रहे हैं, तो ऐसे ऑपरेशनल होल्डर्स को हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल ऑपरेशनल होल्डर्स, ठीक है। फिर कोई एक एग्रीकल्चर लैंड है जिसको संभालने वाले सिर्फ एक फैमिली से लोग नहीं हैं, डिफरेंट हाउस होल्ड्स के लोग हैं, डिफरेंट फैमिली से लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एग्रीकल्चर फील्ड को मेंटेन करना, तो उसको हम लोग ऐसे ऑपरेशनल होल्डर को हम लोग कहते हैं जॉइंट ऑपरेशनल होल्डर। और जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशनल होल्डर्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कोई जो एक ट्रस्ट हो, जैसे कोई एक एजेंसी हो, वो एक बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड पर गवर्नमेंट के फार्म्स को होल्ड करके रखे हुए हैं, या उन्होंने कुछ शुगर केन फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करके रखी हुई है, या उनके कुछ फार्म्स हैं या कोऑपरेटिव फार्म्स हैं, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे कोऑपरेटिव फार्म्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत लार्ज स्केल पे उन्होंने बड़ी सारी काउज रख रखी हैं
और उस काउस से जो मिल्क आता है वो बहुत अलग अलग डाइवर्स एरियाज़ में वो लोग सप्लाई करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा बिजनेस होगा, और इतने बड़े एग्रीकल्चर बिजनेस को चलाने के लिए आप लैंड का साइज़ भी इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा लैंड का साइज़ होगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स है ना, जो ट्रस्ट ये मेंटेन करके रखते हैं। अब ट्रस्ट जो है ये छोटा मोटा एग्रीकल्चर लैंड तो मेंटेन करके रखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रस्ट का मेन काम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो बड़े एग्रीकल्चर लैंड पर जब गवर्नमेंट फार्म्स हो या शुगर केन फैक्ट्रीज हो जो सरकार किराए पर दे देती हैं शुगर मिल्स वगैरह को, तो इतनी बड़ी लेवल पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं किसी भी एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, तो ऐसे लोगों को पीएम किसान स्कीम का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब इतने बड़े जो ट्रस्ट हैं वो करेंगे क्या 6,000 रुपीज़ का, सोचने वाली बात है। तो ये हमने देखा प्रोविज़न के इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स का मतलब क्या होता है। लास्ट जो फीचर हमें डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि पीएम किसान जो बेनिफिशरीज होंगे इस स्कीम के अंदर, जो एनरोल होंगे, जो फार्मर्स, हर एक फार्मर को एक केसीसी दिया जाएगा, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इस किसान क्रेडिट कार्ड का, फार्मर्स बैंक से इजी इंटरेस्ट रेट्स पे लोन ले सकते हैं। जब किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा हर एक फार्मर को जो पीएम किसान स्कीम के अंदर एनरोल है, इसकी मदद से होगा क्या, अगर फार्मर्स को क्रॉप एक्टिविटी, एनिमल रेयरिंग या फिश रेयरिंग अगर एक्टिविटी करनी है और वो टाइमली रीपेमेंट करते हुए आए हैं अपने प्रीवियस लोन की, या जो करंट लोन उनका चल रहा है उसकी रीपेमेंट वो कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये लोन ले सकते हैं फार्मर्स। ठीक है, मतलब अगर सिंपल वे में अगर हम लोग इसको समझें, पीएम किसान स्कीम के अंदर कुछ एक फार्मर है, कोई एक फार्मर है ABC, ठीक है, इस पर्टिकुलर फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड इशू करा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हद से हद तक 4% के इंटरेस्ट पर बैंक से इस फार्मर को, ABC फार्मर को लोन मिल जाएगा। और लोन किसके लिए मिल जाएगा, किसी भी एक्टिविटी के लिए जो उस फार्मर को करनी हो, फिर चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो, एनिमल रेयरिंग करनी हो। ठीक है, एनिमल रेयरिंग का मतलब जैसे इनको, इस फार्मर को काउज वगैरह रखनी हो और उसका लार्ज स्केल पे जो दूध की प्रोडक्शन है वो करनी हो और बेचनी हो, या फिश रेयरिंग करनी हो, ठीक है, मछलियों को पालना हो अगर इस फार्मर को, तो इस सारे की सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा जा सकता है अगर फार्मर्स को ये केसीसी मिल जाए। तो किसान क्रेडिट कार्ड, अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। तो इस तरीके से हमने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कवर करा, और इसी के साथ हमारे ये जो PD 365 का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ये जो पहली स्कीम गिवन है पीएम किसान, ये हमारी पूरी तरीके से कवर होती है।